Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. चलिए हम लोग जो एनआरआई से रिलेटेड अकाउंट होते हैं उनका ऑपरेशनल एस्पेक्ट, यानी जब वो कस्टमर अकाउंट खोलता है तो क्या हम उसमें अलाउ करेंगे, कितना डेबिट अलाउ करेंगे, कब आरबीआई की परमिशन लेनी होती है। अच्छा, एलआरएस की बात करें तो जब बात आती है बाहर पैसा भेजने की, तो बाहर पैसा भेजने की जो जानकारी है वो कितने शेड्यूल्ड में है, ये बता सकता है कोई? कितने शेड्यूल हैं जिसमें बाहर पैसा भेजने के लिए कंडीशन बताई है कि परमिशन लेनी है, नहीं लेनी है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने। Schedule 2. और दो ऑप्शन दे दिए लेकिन आंसर नहीं आया अभी। 3 शेड्यूल थे, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। 3 शेड्यूल हुआ करते थे जब हम पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, उसमें अलग अलग कंडीशन में ये बताया गया था कि क्या क्या चीजें आरबीआई ने पहले से परमिट करी हैं, क्या चीजें न्यू हैं और कौन सी चीजें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। थोड़ा सा पिछले चैप्टर में अगर हम जाते हैं वहां पे शेड्यूल 3 दिए हुए हैं। और ऐसा आंसर आप इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि आपने एक बार भी चैप्टर को कंप्लीट करने, एक बार भी आपने उसके पेज नहीं पलटे। क्योंकि अगर पेज पलटोगे तो उसके हेडिंग तो कम से कम, उसके अंदर क्या है एक अलग बात है, लेकिन उसके हेडिंग तो कम से कम देख सकते थे। ये देखो, ट्रांजेक्शन विच आर प्रोहिबिटेड कहाँ लिखे हुए हैं? देखो हेडिंग, Schedule 1. शेड्यूल 1 में थोड़ा सा इन्हें पढ़ना था। फिर ट्रांजेक्शन विच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, शेड्यूल 2। फिर उसके बाद क्या था? कैन बी परमिटेड बाय ऑथराइज डीलर, यानी इसके लिए कोई प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि कितने शेड्यूल है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं रेमिटेंस ऑफ एसेट्स हेल्ड बाय एनआरआईपीओ, यानी अगर उसके इंडिया में कुछ एसेट्स हैं तो वो उनका रेमिटेंस कर सकता है। अगर हाँ तो उसमें क्या लिमिट है? ठीक है, तो पहली बार बोला उसने अगर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देता है, ठीक है, तो एडी उसको परमिट कर सकता है रेमिट अप टू यूएसडी मिलियन इन फाइनेंशियल ईयर। तो ये बुक में देखना, क्या इसमें भी, बुक में भी नहीं दिया गया है कितने मिलियन यूएसडी मिलियन? बोलो। 1 million. आपको ध्यान होगा एनआरओ के लिए भी सेम यही लिमिट थी। ठीक है, 1 मिलियन यूएसडी के इक्विवेलेंट वो अपने एसेट्स को कहाँ Yes. भेज सकता है? बाहर भेज बाहर. सकता है, उसके लिए उसे प्रूफ देना होगा। ठीक है, और फ्रॉम दीज एसेट बैलेंस एनआरओ अकाउंट, एक ये चीज है। तो सबसे मेजर चीज तो यही है। उसने बताया था एनआरओ में अगर भेजना चाहे तो 1 मिलियन तक भेज सकता है। अब मान लिया उसमें एनआरओ में तो बैलेंस नहीं है, लेकिन उसने कोई प्रॉपर्टी बेची है अभी,
उसका पैसा आया है वो भेज सकता है, और उसे कोई विरासत में कोई चीज मिली है उसको भेज सकता है। ठीक है। एसेट्स अंडर अ डीड ऑफ सेटलमेंट बाय आइदर पेरेंट, और अब कई बार क्या होता है, भाई 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 में सेटलमेंट होता है, पेरेंट्स का सेटलमेंट है, रिलेटिव का सेटलमेंट है। ठीक है। तो वो भी इफेक्टिव ऑन डेथ ऑफ द सेटलर, यानी जिसकी अगर डेथ हो जाए तो उसको जो दूसरे वाले बंदे को जो भी मिला है सेटलमेंट से उसको भी वो बाहर भेज सकता है। तो ये जो 1 मिलियन USD की जो लिमिट है वो ओवरऑल लिमिट है, ध्यान रखना। उसमें NRO अकाउंट का बैलेंस भी हो सकता है, एसेट की सेल भी हो सकती है, सब कुछ। ठीक है। और जितने भी इंस्टॉलमेंट में पैसा भेजता है वो सब सेम AD से भेजेगा। मतलब आज उसने PNB से भेज दिया, कल BOB से भेज दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। रेमिटेंस फ्रॉम NRO अकाउंट अंडरटेकिंग दैट इज नॉट बोरोविंग इन इंडिया शुड बी टेकन, या ना, यानी कि NRO अकाउंट से बैलेंस भेज रहा है, दैट इज नॉट फ्रॉम बोरोविंग। पता लगा उसने कहीं से लोन लिया किसी बैंक से, और कौन से अकाउंट में डाल दिया उसने? NRO अकाउंट से उसको वापस बाहर भेज दिया। हाँ, NRO अकाउंट डाल दिया और वहां से ले गया बाहर। तो इसका मतलब उस पैसे के आने के चांस क्या हो जाएंगे? कम है सर। तो ये बिल्कुल वही केस है, जो लोग क्या करते हैं, लोन लेके बाहर भागते हैं, तो लोन लेके जो पैसा उनको पास आता है उसको बाहर सरका देते हैं, फिर कहते हैं आप वसूल लो। ठीक है। और अगर RBI का अप्रूवल चाहिए, सिंपल सी बात है, कब? जब आप इससे एक्सेस करेंगे। ठीक है। और वो जो भी पैसा है, चाहे अकाउंट से हो, चाहे आपका इनहेरिटेंस हो, फॉरेन स्टेट हो, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो, वो क्या कहता है कि कोई भी पैसा 1 लाख से ज्यादा बाहर जाएगा तो उसके लिए RBI की परमिशन चाहिए, चाहे वो किसी NRI PO का भेजा जा रहा है या कोई ऐसा बंदा जो इनहेरिटेंस टू ए सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट, यानी ऐसा भी हो सकता है कोई बाहर के बंदे का यहाँ कुछ एसेट रखा हुआ है, बाहर के बंदे का यहाँ कुछ एसेट रखा हुआ है और वो इनहेरिटेंस में मिला हुआ है, उसको भी भेजना हो तो भी, या NRI भेजे तो भी, दोनों में ये है। ठीक है। हार्डशिप विल बी कॉज टू ए पर्सन इफ रेमिटेंस इज नॉट मेड। तो अगर वो क्या कहता है कि कुछ ऐसी वो है जहां पर अगर उसको ना भेजा जाए तो उस बंदे को वहां परेशानी होगी, यानी वो पैसा उसकी जरूरत का है तो भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? RBI से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। सेल प्रोसीड ऑफ एसेट इंडिया इफ नॉट कवर्ड अंडर अंडर द डायरेक्शन, यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो ऊपर की गाइडलाइन में नहीं सम्मिलित होती है तो उसके लिए भी आपको RBI से वो लेना पड़ेगा। और जब भी आप रेमिटेंस करते हैं तो आपको इनकम टैक्स की क्लियरेंस चाहिए, क्योंकि कोई पैसा ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कमाई करी और टैक्स नहीं दिया और बाहर ट्रांसफर कर दिया उसने। ठीक है। अब बात आती है कि कोई भी NRI क्या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में एक्वायर कर सकता है और उसको ट्रांसफर कर सकता है? तो इसने बोला हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए इनको एक परमिशन दी है, किसकी? परचेज की, गिफ्ट फ्रॉम ए रेजिडेंट की, या NRI से गिफ्ट मिला, OCI से गिफ्ट मिला, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। उसने कहा इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी को वो खरीद सकता है, उसे गिफ्ट में मिल सकती है। ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम पर्सन रेजिडेंट इंडिया और ए पर्सन आउटसाइड इंडिया हु हैज एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी एज पर द, तो उसने कहा कि उसको, पहली बात तो यहाँ तो उसने परचेज और गिफ्ट की करी, देखो ध्यान से सुनो। दूसरे में वो कहता है उसे प्रॉपर्टी विरासत में मिली है, पूर्वजों से मिली है, या
किसी ऐसे से मिल गई जो विदेशी है, मान लिया कोई जर्मनी का आदमी, ठीक है, उस पे उसकी यहाँ कोई प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को भी वो ओन कर सकता है। और जो भी एक्विजिशन है वो अपनी पत्नी के साथ ज्वाइंट कर सकता है या नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या बोला हुआ है, हु इज ए स्पाउस ऑफ NRI/OCI एक्वायर वन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, यानी वो एक प्रॉपर्टी में जॉइंटली क्या कर सकता है, मतलब वो बंदा तो NRI है लेकिन उसने अपनी वाइफ को जो कि रेजिडेंट है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, केवल एक प्रॉपर्टी, ठीक, वन इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और कंसिडरेशन शुड बी इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया थ्रू बैंकिंग चैनल और बाई, तो उसने कहा है कि उसका जो कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि उसके बदले में दिया गया पैसा, वो कहता है ये पैसा कहाँ से आना चाहिए, बाहर से आया हुआ होना चाहिए, ठीक है। पेमेंट कैन नॉट बी बाई ट्रेवलर चेक और फॉरेन करेंसी नोट एंड, तो उसने कहा सिंपल बात है कि वो जो भी पैसा होगा वो बैंकिंग चैनल से आएगा, ठीक है। Marriage is registered and subsisted for a continuous period of at least 2 years immediately preceding the acquisition. तो पहली बात तो उसने बोला उसकी मैरिज क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। और जब वो जो एक्विजिशन है, एक्विजिशन के लिए क्या बोलता है, एटलीस्ट 2 ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग, यानी एक्विजिशन से वो उसकी मैरिज कब हुई होनी चाहिए, 2 साल। ऐसा ना हो कि आज उसने शादी करी, कल यहाँ प्रॉपर्टी में उसको रजिस्ट्रेशन करा दिया, उसको ज्वाइन कर लिया, ये नहीं होगा, ठीक है। नॉन रेजिडेंट स्पाउस इज नॉट अदरवाइज प्रोहिबिटेड फ्रॉम सच, तो उसने कहा अगर उसकी वाइफ या स्पाउस नॉन रेजिडेंट है तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई प्रोहिबिशन है ही नहीं, ठीक है। अब कुछ लोग लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर है, मान लिया किसी को 10 साल का वीजा है, ठीक है, और वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के बिलोंगिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, ठीक है, रिजाइडिंग इन इंडिया होल्डिंग ए लॉन्ग टर्म वीजा, तो उसमें का सर्टेन प्रॉपर्टी को खरीदने की, उसको परचेज करने की परमिशन है। क्या है, एक रेजिडेंशियल यूनिट कर सकता है अपने रहने के लिए, ठीक है, और वन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, मान लिया वो कोई फैक्ट्री खोल रहा है, ठीक है, या कोई शॉप ले रखी है उसने, वो कर सकता है रहने के लिए, और कारोबार के लिए एक एक प्रॉपर्टी वो ओन कर सकता है, ठीक है। नॉट बी लोकेटेड इन अराउंड द रेस्ट्रिक्टेड प्रोसेस, मान लिया कहीं पर वो कैंटोनमेंट एरिया है, मिलिट्री एरिया है, एम्बेसी है, उसके आसपास इसको खरीदने की परमिशन नहीं दी जाती, ठीक है। और उसे रेवेन्यू अथॉरिटी को जो है एक डिक्लेरेशन देना होता है, क्या, इस बारे में कि सोर्सेस ऑफ फंड कहाँ से आए, ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उनको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, मेंशन द नेशनलिटी एंड द फैक्ट ऑफ LTV बताना पड़ेगा, ठीक है। इट मे बी अटैच्ड कॉन्फिस्केटेड फॉर इंटेलिजेंस इन एंटी इंडिया एक्टिविटी, यानी वो अगर वो कुछ ऐसी गतिविधियां करता है जिसमें माना जाएगा कि वो एंटी नेशनल है, एंटी इंडियन है, तो उसके लिए उसको उस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, जब्त कर सकते हैं, ठीक है। और सेल करेंगे तो उसको क्या है, तभी वो सेल कर सकता है, सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी इज परमिटेड ओनली आफ्टर द पर्सन हैज एक्वायर्ड इंडियन सिटीजनशिप, उसे बेचने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, इंडियन सिटीजनशिप होनी जरूरी है। बिफोर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजन प्रायर अप्रूवल ऑफ डिप्टी, अगर वो इंडियन सिटीजनशिप से पहले उसे बेचना चाहता है तो उसे डिप्टी कमिश्नर पुलिस यानी DCP और या फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस या फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से क्या करना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे। और अगर उसके पास प्रॉपर्टी है, वो उसको क्या करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, तो ट्रांसफर के लिए उसने बोला हुआ है या तो वो एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग एक्विजिशन
और ट्रांसफर, यानी उसको उस संपत्ति को लेना और संपत्ति को ट्रांसफर करना। ठीक है, किसके द्वारा? बाय एनआरआई, थ्रू बैंकिंग चैनल ही होगा। और we transfer your property held in India to a resident India, यानी वो किसी इंडियन को वो ट्रांसफर कर सकता है अगर उसका ट्रांजेक्शन बैंकिंग चैनल से हुआ है। एंड द रेजिडेंट इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्विजिशन, और जो बंदा है जिसको वो ट्रांसफर कर रहा है उसको कहीं पर भी प्रोहिबिट नहीं किया गया। पंखा चालू कर दो। नहीं, अभी सुबह सुबह ठंडा ही था। एनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नॉट कवर्ड इन आरबीआई मार्क, तो जो भी प्रॉपर्टियां ट्रांसफर करने की बात कर रहा है वो यहाँ पर शामिल अगर है तो उसे क्या करना पड़ेगा? आरबीआई से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब जब वो सेल कर रहा है प्रॉपर्टी को तो उसके बाद जो पैसा है क्या उसको बाहर ले जा सकता है या नहीं ले जा सकता? तो इसने बोला हुआ है कि फेमा के इस सेक्शन से जो पर्सन एक्वायर कर रहा है या उसका सक्सेसर, यानी अगर उसका बच्चा है उसको मिल गई प्रॉपर्टी मान लिया, चाहे एक्वायर करने वाला, चाहे एक्वायर करने की अगर डेथ हो जाए तो उसके बाद जो बंदा है उसके पास अगर वो प्रॉपर्टी है तो वो रिपेट्रिएट आउटसाइड इंडिया कर सकता है और कैन यूटिलाइज परमिटेड रेमिटेंस, जो भी जैसे एलआरएस है वो तो 2.5 लाख तक है, $2 तक है, उसके अलावा अगर कुछ भी कर रहा है तो वो उसके लिए क्या है परमिशन, जो भी रेमिटेंस के तरीके हैं उस तरीके से पैसा जाएगा बाहर। ठीक है, एडी में अलाउ रिपेट्रिएशन और प्रोसीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बस ये ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर्टी इनमें से नहीं हो। क्यों? क्योंकि इन प्रॉपर्टियों को खरीदने की मनाही कर रखी है। जब खरीदने की मनाही कर रखी है तो बेच तो सकता ही नहीं, तो बेच दिया तो उसका पैसा बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, और ये जितनी भी उसकी पैसा जो बाहर जाएगा उसके लिए क्या है? इट वाज रिक्वायर्ड एज पर फॉरेन एक्सचेंज लॉ, जो भी इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज के लॉज के अकॉर्डिंग होगा। इट वाज पेड फॉर इन फॉरेन एक्सचेंज रिसीव थ्रू बैंकिंग चैनल, तो वो कहता है कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिसीव हुआ है बैंकिंग चैनल से, चाहे वो बैंकिंग चैनल से हो चाहे उसके FCNR NRE अकाउंट में पैसा हो, इफ परचेज आउट ऑफ परमिटेड हाउस लोन्स द रिपेमेंट आर मेड आउटसाइड रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड और लोन। तो उसने कहा अगर उसने वो प्रॉपर्टी जब खरीदी थी तो उसने एक मान लिया क्या लिया था? हाउसिंग लोन लिया था। इफ परचेज आउट ऑफ परमिटेड हाउसिंग लोन द रिपेमेंट आर मेड आउट ऑफ रेमिटेंस, तो जब वो प्रॉपर्टी का पैसा बाहर ले जा रहा है, सेल कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो कहता है कि वो जो रिपेमेंट है उस लोन का, उसको उस पैसे को कहाँ से आना जरूरी है? आउट ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड थ्रू नेट बैंकिंग चैनल, यानी उसका वो पैसा कहाँ से आया हुआ ना होना चाहिए? बाहर से आया होना चाहिए या उसके NRE FCNR अकाउंट में बैलेंस पड़ा है। ये बात हो रही है कि हाउसिंग लोन को क्लोज करने की। जब वो प्रॉपर्टी बेचेगा तो उसे हाउसिंग लोन क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए जरूरी है पैसा बाहर से आया हो या उसके किसी इस खाते में पड़ा हो। रिपेटिशन सेल प्रोसीड रेजिडेंट प्रॉपर्टी इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू प्रॉपर्टी, और वो केवल कितनी प्रॉपर्टी का पैसा बाहर ले आ सकता है? 2 प्रॉपर्टी का। ठीक है, AD कैन परमिट एन ओवरसीज लैंडर सिक्योरिटी ट्रस्टी फॉर ECB अवेल्ड बाय रेजिडेंट इंडिया टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी टू ए पर्सन इन इंडिया एंड टू रिपेट। तो उसने कहा कि जो AD है वो किसी ओवरसीज लैंडर या सिक्योरिटी ट्रस्टी को भी इस बात की परमिशन कर सकता है, यानी कोई मान लिया इंग्लैंड का बैंक है, उसने यहाँ पैसा उधार दे रखा है, ठीक है, ओवरसीज लेंडर है, ठीक है, इन whose favor immovable property is charged, यानी उसने वो प्रॉपर्टी क्या कर रखा है? उसको मॉर्गेज कर रखा है। ठीक है,
और मॉर्गेज क्यों कर रखा है? क्योंकि यहाँ के बंदे ने क्या अवेल किया हुआ है वहां से, बोलो क्या अवेल किया हुआ है? एक्सटर्नल कमर्शियल हाँ, ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, यानी बोरोइंग। मतलब कंपनी इंडिया की, ठीक है, लोन दिया इंग्लैंड के बैंक ने, तो इंडिया की जो कंपनी थी उसने उस प्रॉपर्टी को इंग्लैंड के बैंक को क्या कर दिया? चार्ज। मॉर्गेज कर दिया, ठीक है। और वो पैसा नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में वो जो इंग्लैंड वाला बैंक है उसको क्या करेगा? उस प्रॉपर्टी को क्या करेगा? बेचेगा, और बेचने के बाद जो पैसा उसके पास आएगा उसको क्या परमिशन है, ठीक है। और वो ऐसा तब करेगा इन द इवेंट ऑफ इट्स नॉन पेमेंट। ठीक नॉन है, रीपेमेंट। हाँ। और अब इसने बोला हुआ कुछ सिटीजन्स ऑफ सर्टेन कंट्री के लिए ये सब काम क्या करे गए? मना किए गए। किसके लिए? सिटीजन हो, नेचुरल पर्सन या लीगल एंटिटी, एक्सेप्ट ओसीआई ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, नेपाल, भूटान, मकाऊ, हांगकांग, डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक कोरिया need prior RBI permission to acquire, transfer renewable property in India, except on lease of more than not more than, अगर किसी ने लीज पे ली है प्रॉपर्टी, कितना? नॉट मोर देन 5 ईयर, यानी 5 साल या उससे कम तक ली है, तो कोई परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन उसके अलावा इन सारे कंट्री के लोगों के लिए बोला हुआ है कि अगर वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उन्हें आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो अब अभी ऊपर हमने देखा कि अगर लैंडर कौन है, कौन है लैंडर? ओवरसीज। ओवरसीज, तो उसको मॉर्गेज करने की पावर दे रखी है अभी, ठीक है। और owned by NRI OCI who is director of a company outside India, यानी वो बंदा बाहर, इंडिया से बाहर किसी कंपनी में क्या है? डायरेक्टर है, और वो अवेलिंग ए लोन आउटसाइड इंडिया, बाहर ही लोन लेता है, फॉर द सेड ओवरसीज लैंडर सब्जेक्ट टू द फॉर। तो क्या मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पर इंडिया है, वो डायरेक्टर चला गया यूके, यूके में उसने लोन लिया, ठीक है, और लोन लेने के लिए उसने यहाँ की एक प्रॉपर्टी क्या कर दी? मॉर्गेज कर दी। किसको? जो लेंडर है वहां का। उसने कहा मेरे पास इंडिया में एक प्लॉट पड़ा हुआ है, उसे आप गिरवी रख लो, ठीक है। तो उसने कहा फॉलोइंग कंडीशन में ऐसी परमिशन दी जा सकती है। क्या है? उसने कहा वो जो प्रॉपर्टी वहां एक्वायर कर रहा है उसका पर्पज क्या होना चाहिए? बिजनेस। बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। ऑन इन्वोकेशन ऑफ चार्ज the AD should sell the immovable property to an eligible acquirer। तो अगर मान लिया उसने पैसा नहीं चुकाया, तो वो बाहर वाला जो लेंडर है वो क्या कर सकता है? वो उस प्रॉपर्टी को एलिजिबल एक्वायरर को सुपुर्द कर सकता है। यानी मान लिया उसने यहाँ किसी एजेंसी को रिकवरी में लगा दिया, तो वो उस पैसे को रिकवरी करने के लिए उस प्रॉपर्टी को बेच रही है, तो एक्वायरर की पोजीशन में आ गई, और जो पैसा आएगा उसको बाहर भेजेगी, ठीक है। रिपेटिशन ऑफ इनकम एंड सेल प्रोसीड ऑफ एसेट हेल्ड बाय अब्रॉड बाय। तो उसने कहा कि कोई एनआरआई बंदा प्रॉपर्टी कहाँ मेंटेन किए हुए? अब्रॉड में। उसके लिए क्या है? तो उसने कहा वो बंदा अब क्या हो गया? रिटर्निंग टू इंडिया, एनआरआई ऑन रिटर्निंग टू इंडिया
for payment for permanent stay become resident in India. तो वो क्या है, अब भाई अब कह रहा भाई अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, तो उनको क्या है, either repatriate their asset to India और hold them. तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखो कि उसके एसेट कहाँ हेल्ड है, बाहर अब्रॉड Abroad में, में। फॉरेन में। और वो यहाँ सेटल हो रहा है, तो वो चाहे तो उस वहां की प्रॉपर्टी को बेच के यहाँ पैसा ले आए या उसको वहीं पर मेंटेन करे, दोनों परमिशन उसको दी गई है, ठीक है। रेजिडेंट इन इंडिया कैन होल्ड, ओन, ट्रांसफर, इन्वेस्ट फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी, एनी वे प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इफ इट वाज एक्वायर। अगर वो प्रॉपर्टी उसने खुद अपनी मेहनत अपने पैसों से एक्वायर करी है तो उसके लिए परमिशन है, होल्ड भी कर ले, ओन भी कर ले और उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी कर ले, ठीक है। हेल्ड और ओन्ड व्हेन ही वाज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जब वो कहाँ रह रहा था, बाहर रह रहा था, ठीक है। इनहेरिटेड, या उसे किसी बंदे से वहां पर इनहेरिटेंस में मिली है, ठीक है। दिस कवर्स द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, दिस कवर्स द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है, जैसे उसने कहा उसके पास बाहर क्या रखे हुए, फॉरेन करेंसी के नोट रखे हुए हैं, उसके पास कुछ इनकम कमाई गई है वहां पर, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन से कमाई है, वहां पर इन्वेस्टमेंट मेड रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, गिफ्ट या इनहेरिटेंस मिली है, तो ये सारे ट्रांजेक्शन जो उसको अलाउड है, या फॉरेन एक्सचेंज है उसके पास, वो कैसे है, एंड कन्वर्जन और रिप्लेसमेंट और एक्रूवल टू द सेम इनहेरिटेड फ्रॉम, तो कोई बाहर के बंदे से उसको इनहेरिटेंस में मिली है और वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। रेजिडेंट इंडिया में फ्रीली यूटिलाइज देयर एलिजिबल एसेट अब्रॉड एज वेल एज इनकम एज सच एसेट ऑफ सेल, मतलब बाहर के उसके कोई भी एसेट्स हैं, उससे होने वाली इनकम, उससे होने वाली सेल प्रोसीड्स, ठीक है, को वो इंडिया में ला सकता है। एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट अब्रॉड विदाउट आरबीआई अप्रूवल प्रोवाइडेड दीज आर मेट, तो उसने कहा कि कोई भी, उसने कहा एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट अब्रॉड विदाउट आरबीआई अप्रूवल प्रोवाइडेड these are met exclusively for the eligible officer held by them and not in the country। अगर फेमा के रूल के अकॉर्डिंग वो कोई भी एसेट को वहां पे एक्वायर करता है, ठीक है, तो वो सब इसमें शामिल होंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो इन्वेस्टमेंट में क्या बोलता है कि मे इन्वेस्ट इन इंडियन इकोनॉमी आइदर एफडीआई, वो एफडीआई इंडियन कंपनी में एफडीआई की तरह पैसा ला सकता है, या वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में फर्क समझिए, देखो एफडीआई में जो पैसा आता है, एफडीआई में जो पैसा आता है वो डायरेक्ट ओनरशिप वाला होता है। क्या होता है, डायरेक्ट ओनरशिप। डायरेक्ट ओनरशिप से मतलब क्या है, कंपनी में उसकी सीधे सीधे हिस्सेदारी। और एफपीआई में जो पैसा आता है वो एक तरह से उसके, जो हम लोग को कहते हैं ना, म्यूचुअल फंड यानी शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड मान सकते हैं ना। हाँ, जैसे आईपीओ आ गया, ठीक है, आईपीओ में पैसा लगाया उसने, तो एक होती है डायरेक्ट पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप के जो शेयर्स होते हैं वो मार्केट में ट्रेडेबल, बोलो, नहीं होते हैं, लेकिन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरह वो शेयर लेता है तो वो अपने शेयर्स को क्या कर सकता है, बाहर सेल कर सकता है, ठीक है। जो एफडीआई में पैसा लगता है ना कंपनी में, उसके शेयर वो मतलब मोटी पार्टी होता है, उसका एक बड़ा हिस्सेदार होता है, ठीक है। और एफडीआई जो है कई जगह कितने परसेंट अलाउड है, 26, कई जगह 49, कई जगह 74, कई जगह 100%, और कई जगह बिल्कुल नहीं है। तो जहां पर अलाउड है, जहां पर अलाउड है तो वो एफडीआई के थ्रू पैसा लगा सकता है, और एफडीआई के थ्रू सीधे पार्टनरशिप आती है, जबकि एफपीआई के थ्रू एक तरह से शेयर्स खरीदता है उसके, ठीक है। और इसके लिए क्या है,
कि वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए वो हेल्ड उस प्रॉपर्टी को कर रहा है, तो उसको लिए उसके क्या देना पड़ता है, एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से सेक्टर इन प्रोहिबिटेड है, वो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो शेड्यूल 1 में स्थित है, लॉटरी, गैम्बलिंग, चिट फंड, निधि कंपनी, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, रियल एस्टेट बिजनेस के लिए, मैन्युफैक्चर शिगार, ये क्या होता है, तंबाकू। नशा है कोई चीज सर, झूठ बोलते हैं उसको। तंबाकू है क्या? तंबाकू, सिगारिलोज और मतलब बेसिकली सारे ये स्मोकिंग वाले आइटम है। और अफीम हो सकता है क्या? के रूट्स नहीं, क्या है, अफीम होगा क्या? के रूट्स, नहीं सर, अफीम होता है ओपीएम, ओपियम, OPIUM। हाँ, ये ओपियम। ओपीएम होता है। चलो आगे देखो। और उसके अलावा फॉरेन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग लाइसेंसिंग फॉर फ्रेंचाइज, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, मैनेजमेंट, तो ये इन चीजों को भी क्या किया हुआ उन्होंने, प्रोहिबिट किया गया। ऑल्सो प्रोहिबिटेड फॉर लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग वगैरह। और कौन से इन्वेस्टमेंट परमिट किए गए हैं, तो परमिट करने वाली की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट की लिमिट, कंडीशनलिटीज, तो उसमें क्या है, कौन कौन से, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट अगर इंडियन कंपनी है या इंडियन कंपनी लिस्टेड इन इंडिया बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, NRI, OCI, मतलब एक तो का प्योरली इंडियन कंपनी है, दूसरा ऐसी कंपनी है जो इनकी है, इनकी है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की है या NRI की है, लेकिन वो लिस्टेड कहां पर है, इंडिया में। इंडिया में। एक तो प्योर इंडियन कंपनी है, एक कंपनी इनकी है और उन्होंने यहाँ पे लिस्टेड करा रखा है, ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी और यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन कैपिटल टू LLP और फर्म। कहने का मतलब हुआ कि वो कोई भी NRI OCI है, उसके द्वारा पैसा किसी इंडियन कंपनी या ऐसी कंपनी जो इंडिया में लिस्टेड है, उसमें कैपिटल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं बताओ। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, JIB वालों बताओ, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट मतलब कि जो उसका बैलेंस शीट में, मतलब जो कैपिटल का मतलब जो रहता है ना सर, उसको वैल्यू में चेंज होता है। मतलब एक होता है लोकल इन्वेस्टमेंट और एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। चलो थोड़ा नजदीक तक पहुंचे थे। अरे भैया, शेयर और डिबेंचर क्या होते हैं, यही कैपिटल तो इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जब बैलेंस शीट बनती है तो उसमें जो कैपिटल लिखा जाता है, उस कैपिटल में यही तो लिखा था, पेड अप कैपिटल, या लोगों ने डिबेंचर खरीद रखे हैं। ठीक है। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप ऐसे समझ लो कि मालिकाना हक वाले पेपर। ठीक है। सिक्योरिटी अदर देन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में, अगर LLP में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर है, या इन्वेस्टमेंट व्हीकल के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इश्यू और ट्रांसफर ऑफ एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट टू ए फॉरेन डिपॉजिटरीज फॉर इश्यूएंस ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट। तो आपने सुना होगा IDR, अगर IDR में इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो भी अलाउड है। ठीक है। और इंडियन कंपनी के कैपिटल इंस्ट्रूमेंट को परचेज करना और सेल करना, तो उसके लिए क्या बोला हुआ है,
कौन से मोड से कर सकता है? उसने कहा कि जब आईपीओ आया हो तो उसको क्या कर सकता है, वो सब्सक्राइब कर सकता है, सब्सक्राइबिंग ऑफ एन इशू ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। दूसरा, परचेजिंग कैपिटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए लिस्टेड कंपनी ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। एन इंडियन कंपनी में इशू इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट एनी फंड्स पेबल बाई इट टू सच पर्सन। यानी वो ऐसे इक्विटी शेयर्स को इंडियन कंपनी ने इशू किया हुआ है, इसके लिए जो पैसा उसने बाहर से भेजा हुआ है। इफ परमिटेड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर उसको, उसका पर्पज ही ये था कि मैं इंडिया के लिए पैसा भेज रहा हूँ, मैं शेयर लूंगा, तो उसको भी करा सकता है। पेमेंट कैसे करेगा वो? या तो वो भेजेगा बाहर से, या अपने इन अकाउंट से उठाएगा, या वो एनी फंड पेबल बाय द इशूइंग कंपनी टू द इन्वेस्टर। तो जो इन्वेस्टर है, उस इन्वेस्टर को उस कंपनी ने कुछ पैसा देना था, तो उसकी बजाय वो क्या करेगी, क्या इशू कर देगी उसको? कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इशू कर देगी। ठीक है। स्वैप ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इशूइंग कंपनी एन ऑटोमेटिक रूट सेक्टर। तो अपने कैपिटल इंस्ट्रूमेंट का स्वैप, स्वैप का मतलब आप ऐसे समझ लो, जैसे आपने सुना होगा कि उसने कंपनी को उधार दिया, कंपनी को क्या किया, उधार दिया। उधार के बदले में उसके जो शेयर्स होते हैं उसका मालिक बन जाना, वो स्वैपिंग कहलाता है। ठीक है। सेल प्रोसीड ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, उसके पास कोई कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है, उसको वो टैक्सेस के बाद क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। ठीक है। कैन बी पर रेमिटेड आउट है, और उसको बाहर बेच सकता है। ठीक है। उसके बाद बात आती है, कोई लिस्टेड कंपनी है, उसने कहा लिस्टेड इंडियन कंपनी है, और परचेज ऑफ सेल ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए लिस्टेड इंडियन कंपनी ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन रिपेटिशन बेसिस। तो उसने अगर परचेज किए हुए हैं कुछ किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स, तो उसमें क्या बोला हुआ है, कैन सेल और परचेज कैपिटल ऑफ लिस्टेड कंपनी ऑन रिपेटिशन बेसिस पे। ठीक है। होल्डिंग सीलिंग, अब देखो यहाँ पे सुनना ध्यान से। सीलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है? होल्डिंग बाय एनी इंडिविजुअल एनआरआई ओसीआई। यानी वो जो एनआरआई है या जो ओसीआई है, वो टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल का कितने परसेंट होल्ड कर सकता है? 5%। ठीक है। और 5% ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ ईच सीरीज ऑफ डिवेंचर। मैंने ऊपर बताया था आपको कि जो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या तो वो इक्विटी होता है, और यह क्या होता है, डिवेंचर। ठीक है। और इक्विटी का ही एक और फॉर्म है क्या, प्रेफरेंस शेयर। और कोई वारंट्स हैं, वारंट्स का मतलब समझ लो इन्वेस्टमेंट कुछ है, तो वो कहता है कितना होल्ड कर सकता है, एनआरआई पीआईओ कितना होल्ड कर सकता है? 5%। ठीक है। और उसकी जो टोटल होल्डिंग है ऑल एनआरआई, मान लिया 100 करोड़ की कंपनी है। ठीक है। एक ने 4 करोड़ ले लिया, दूसरे ने 2 करोड़ ले लिया, और तीसरे ने 3 करोड़ ले लिया, और ये सारे कौन है? एनआरआई है। एनआरआई है। तो इस कंडीशन में कहता है, इंडिविजुअल अगर देखते हैं, इंडिविजुअल तो सारे क्या है, ओके है। और अगर हम सबको मिला लेते हैं तो कितना हो रहा है? 9 हो करोड़, रहा है। जो कि 10 करोड़ तक हो रहा है। तो ज्वाइंट करेंगे तो 10 करोड़ 10%, और इंडिविजुअल करेंगे तो 5%। ठीक है। यही दोनों चीजें, यही दोनों पॉइंट यहाँ पर टोटल वाले में आ गई है, और दोनों में कितनी लिमिट है? 10%। ठीक है। द एग्रीगेट सीलिंग ऑफ 10% कैन बी रेज टू कितने परसेंट? 24%। कैन बी रेज टू
24%. ठीक है. If special resolution to that effect is passed by central body of the, और इसके लिए क्या है, उसको बढ़ाने के लिए 24 तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो जनरल बॉडी है उस कंपनी की, उसको अपने उसमें रिजोल्यूशन क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा कि हम विदेशियों से या एनआरआई पीआईओ से कितना पैसा उठा सकते हैं कैपिटल के फॉर्म में. 24% तक, 20. मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत. ठीक है. और इसको क्यों 24 पे रेस्ट्रिक्ट किया गया, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी कंपनी में अगर किसी का भी कितने %, बोलो, 26 से ज्यादा होते हैं तो voting rights उसका एक तरह से कंट्रोल उसके पास आ सकता है. ठीक है. तो इसके लिए रेस्ट्रिक्शन रखा गया. डेडिकेटेड एनआरई अकाउंट, उसने कहा कि वो सिर्फ ऐसा अकाउंट खोलना है जिसका पर्पज क्या है, इन्वेस्टमेंट पर्पज है. तो उसमें कौन कौन से, उसने कहा बैंक से पैसा जो आया, ट्रांसफर हुआ है, सेल प्रोसीड से आया, डिविडेंड इनकम से आया, ये सब पैसा उस अकाउंट में आ सकता है. और जानने के लिए वही है, क्या उसके जो डिविडेंड का पैसा आया है या इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आया है, रिपेटेशन, वो बाहर जा सकता है. और वो कोई परचेज कर सकता है कैपिटल इंस्ट्रूमेंट ऑन रिपेटेशन बेसिस, यानी वो खरीद रहा है यहाँ पर और उसका पैसा बाहर जा सकता है. एनी चेंज ऑन अकाउंट ऑफ सेल प्रोसीड, कोई भी एनी चार्जेज ऑन अकाउंट ऑफ, जब वो कुछ प्रॉपर्टी बेच रहा है तो उसको मान ले किसी कमीशन एजेंट को $1,000 देने पड़े, उसको भी वो बाहर बेच सकता है. रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ट्रांसफर टू द एनआरई. रेमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड, जब पैसा, सेल प्रोसीड का मतलब होता है जो बिक्री के बाद पैसा मिलता है, उसमें बोल रहा है टैक्स के बाद वो रेमिट कर सकता है. अब उसने ऐसे कैपिटल इंस्ट्रूमेंट की बात करी और कन्वर्टेबल नोट्स ऑन इंडियन कंपनी और यूनिट्स और कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल प्रोफाइल. वो कहता है कोई अगर कितने वो हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो कर सकता है. हाँ, अब बात आती है अब बात आती है क्या, कोई भी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है, कन्वर्टेबल नोट्स हैं. कन्वर्टेबल नोट से मतलब ये होता है कि अभी उसने एक प्रोमिसरी नोट दिया, कहा कि मैं आपसे 10,000 रुपए का लोन ले रहा हूं. किसने कहा ये बात, किसने कही ये बात, जिसने लोन लिया है. नहीं, वो कौन है, कंपनी. कंपनी. कंपनी ने 10,000 रुपए का आपसे 10,000 करोड़ का लोन ले लिया. ठीक है. अब लोन लेने के बाद वो जब लोन लेती है तो एक प्रोमिसरी नोट देती है, उसे क्या नाम दे दिया हमने, नोट दे दिया. और वो कल को कहती है कि भाई ये पैसा तो मैं चुका नहीं सकती, लेकिन
इसके बदले में मैं आपको उतने उतने की क्या कर दूंगी, शेयर में हिस्सा दे दूंगी। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसने बोला हुआ है कि ये जो NRI OCI है या कोई कंपनी है या कोई ट्रस्ट पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, जो कहाँ बनी है, आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया, ठीक है, और या वो इनके द्वारा कंट्रोल की जा रही है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट में भी क्या कर सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो कौन सा बेसिस होगा, नॉन रिपेट्रिएट। हाँ, ऊपर तक जितने हम बात कर रहे थे वो कौन से इन्वेस्टमेंट है सारे, रिपेट्रिएट। रिपीट, मतलब वो पैसा लगाएंगे और बाहर भी ले आएंगे, ठीक है। तो इसमें दूसरा वाला कारण जो था कौन सा था, नॉन रिपेटेबल। अगर आप कभी भी ना शेयर या म्यूचुअल फंड का फॉर्म देखेंगे ना, शेयर या म्यूचुअल फंड का फॉर्म देखेंगे, तो उसमें वो पूछता है कि आप NRI तो नहीं है, एक कॉलम में पूछता है कि आप NRI हैं या नहीं है, और दूसरे कॉलम में पूछता है आपसे अगर आप NRI हैं तो आप पैसा बाहर ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे। देखो इसमें कहीं लिखा होगा, देखो एक तो ये लिखा हुआ है अकाउंट टाइप, दिख रहा है, आपने कहाँ टिक कर दिया, मान लिया NRI में कर दिया, ठीक है। तो आप लोग भी देखो कहीं लिखा हुआ है रिपेट्रिएशन, टैक्स वाला में तो होगा सर। ये लिखा है, देखो ये लिखा, मतलब NRI पे टिक कर रहे हैं जब आप, तो साथ साथ वो क्या क्या पूछ रहा है, दूसरा सवाल आपसे कि NRI कौन सा वाला, रिपेट्रिएशन और नॉन रिपेट्रिएट। हाँ, तो उसी समय हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम कौन से बेसिस पे उसको वो कर रहे हैं। अगर हम रिपेट्रिएशन बेसिस पे कर रहे हैं तो ठीक है, और नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस पे कर रहे हैं तो भी ठीक है, बट उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे उसके मेच्योरिटी वगैरह का डील होगा। तो वो कहता है अगर उसने नॉन रिपेटेबल पे किया हुआ है तो उसके लिए क्या बोल रहा है कि आप इस केस में अगर कर रहे हैं तो सिर्फ कौन से बेसिस पे कर सकते हैं, नॉन रिपेटेबल, ठीक है। और पैसा कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट क्या है, उसने कहा किसी भी कंपनी के इंस्ट्रूमेंट जो कि स्टॉक एक्सचेंज में है या उसके बाहर कहीं है, यूनिट इशूड बाय इन्वेस्टमेंट व्हीकल, मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस में जो लिस्टेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल हैं उनको अपने उनसे ले रहे हैं, या किसी LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कैपिटल में पैसा लगा रहे हैं, कन्वर्टेबल नोट्स में पैसा लगा रहे हैं, डिमांड डीम्ड एज डोमेस्टिक, तो इन ये इन्वेस्टमेंट क्या माना जाएगा, कैसा माना जाएगा, क्योंकि आप बाहर नहीं ले जा रहे हैं इसीलिए इसको कैसा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, डीम टू बी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, प्रोहिबिशंस हैं इसमें, यहाँ पर NRI OCI के लिए क्या क्या है, उसने कहा कि ये काम नहीं कर सकते, क्या, उसने पहले ही बोला था कि ये लोग जो हैं कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट और यूनिट ऑफ निधि कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कौन लोग, ने कहा है ऐसी फर्म जो कंपनी ट्रस्ट वगैरह है, कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है, बाहर। बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, और ओन्ड एंड कंट्रोल बाय, या वो बाहर हैं और कौन कंट्रोल कर रहा है उनको, NRI या NRI। OCI।
ठीक है, तो इस पर्पज के लिए वो पैसा नहीं वो कर सकते। किसमें? किसी भी कौन सी कंपनी में? निधि कंपनी में, जो चिट फंड टाइप की कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों में उन कंपनियों के कैपिटल इंस्ट्रूमेंट या उनकी यूनिट में वो पैसा नहीं लगा सकते। ठीक है, एग्रीकल्चर प्लांटेशन वाली कंपनी में नहीं लगा सकते, रियल एस्टेट में नहीं, ये सब वही चीजें हैं। देखो, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट कैसे करेंगे? सिंपल बात है, या तो वो आपके बैंकिंग चैनल से पैसा है या वो एनआरई एफसीएनआर से हो। ठीक है, अब आपने उनको सेल कर दिया तो उसके पैसों के लिए बोलता है, उसने बोला है शुड बी क्रेडिटेड ओनली टू द कौन से अकाउंट? एनआरओ। ठीक है, द अमाउंट इन्वेस्टेड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन कैन नॉट बी रिपेट्रिएटेड अब्रॉड। मतलब उसमें अगर कोई बढ़ोतरी होगी, मान लिया आपने 10,000 रुपए का शेयर लिया और 10,000 का वो 15,000 हो गया, तो उस कैपिटल एप्रिसिएशन को या कोई प्रॉपर्टी खरीदी उसमें कोई इंक्रीमेंट हो गया, उसको आप बाहर नहीं ले आ सकते। ठीक है, अगली बात आती है इन्वेस्टमेंट इन ए फर्म और प्रॉपर्टी। ऊपर तक तो बात कर रहा था शेयर लेने की, अब वो कह रहा है किसी फर्म में, कंपनी में नहीं, किसी फर्म में या किसी मालिकाना कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की बात करता है। तो उसने कहा कि कैपिटल के लिए क्या बोलता है? इज परमिटेड टू इन्वेस्ट ऑन रिपेटेबल, यानी अगर वो इसमें पैसा लगाएगा तो पैसा बाहर नहीं ले आ सकता। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टी फर्म और प्रोप्राइटरी कंसर्न शुड नॉट बी इंगेज इन। तो जिसमें भी वो पैसा लगा रहा है वो इस काम में लगी हुई नहीं होनी चाहिए। किस काम में? एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, प्रिंट मीडिया और रियल एस्टेट में। ठीक है, पेमेंट कैसे आएगा? सिंपल वही तरीके हैं, या तो बैंकिंग चैनल से आए या इन अकाउंट से आए। सेल्स में क्या होगा? सेल दिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड क्रिएटेड ओनली टू द एनआरओ, एनआरओ में पैसा उसका जमा होगा केवल। ठीक है, अब है अदर देन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में वो इन्वेस्टमेंट परचेज सेल करना चाहता है, तो उसमें क्या बोला? रिपेट्रिएशन बेसिस पे ही पे करता है। तो क्या होगा? उसने सिंपल बात बोली हुई है कि बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो रिपेट्रिएशन बेसिस पे होते हैं, उसमें उसको परमिट किया सकता है। और अगर बिना लिमिट के परमिशन चाहता है तो क्या है? गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी में कोई भी लिमिट नहीं है। क्यों लिमिट नहीं है बताओ? गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है, डेटेड सिक्योरिटी का मतलब इसमें डेट है और उतने दिनों बाद मैच्योर हो जाएगी। क्यों सरकार ने लिमिट नहीं रखी है? एफडीआई आना चाहिए इसलिए, इसका रीजन इन्वेस्टमेंट ये आना है, चाहिए। हाँ, सरकार हमेशा चाहती है कि हम में बहुत इन्वेस्ट करें लोग और हम उस पैसे का यूज देश के विकास में करें। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो इश्यू होती है उसका रीजन ही ये है, सरकार को पैसों की जरूरत है तो भैया सरकार को पैसों की जरूरत है, कोई कितना ही लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी, म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इन्वेस्टिंग अप टू इतने, ऐसी म्यूचुअल फंड जो 50% तक का पैसा किसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? इक्विटी में, उसमें भी बाहर वाली कंपनियों को पैसा लगाने की परमिशन दे रखी है। बॉन्ड्स हैं पीएसयू के, उसमें भी बिल्कुल दे रखी है परमिशन। लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर में भी परमिशन दे रखी है, इसमें कोई लिमिट की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाई बैंक्स, अगर बैंक कोई डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करता है तो उसमें भी कर सकता है। नेशनल पेमेंट पेंशन सिस्टम एनपीएस में भी पैसा, ये सब बात हो रही है कि कोई भी एनआरआई ओसीआई बाहर से पैसा इन चीजों में लगा सकता है। क्या चीजें हैं? सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज हैं। ठीक है, और ये सिक्योरिटीज कौन सी हैं? अदर देन
कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट का मतलब सीधा सीधा था क्या? इक्विटी, डिबेंचर, इक्विटी और डिबेंचर था, ठीक है। परमिटेड एज कोलेटरल, NRI OCI can offer specified instrument as collateral to stock exchanges in India for transaction in exchange traded derivative contract, ठीक है। तो उनको कहा इन चीजों पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट कैसे आएगा? इसी तरह से आएगा, और वो इन चीजों को सेल भी कर सकता है और रिडीम भी कर सकता है, और उसके बाद वो क्या कर सकता है? टैक्स के बाद चीजों को पार ले आ सकता है, ठीक है। तो ऊपर वाली चीज थी, अब वो वही चीज कैसी आ गई यहाँ पर? नॉन रिपेट्रिएशन आ गई है। तो अगर हम इस टॉपिक को थोड़ा सा और एलोबरेट करें, तो उसने पहले तो डिफाइन किया कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, पहले उसने कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एसेट्स में डिफाइन किया, फिर उसने कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में डिफाइन किया, फिर इसमें अदर देन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। तो कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। तो पेमेंट ऐसे आएगा, पेमेंट ऐसे जाएगा, सब वही चीज है। और हाँ, अगर नॉन रिपेटिशन आ रहा है तो हर बार एक कंडीशन आ रही है, कौन सी वाली? केवल एनआरओ अकाउंट में ही क्रेडिट जाएगा। हाँ, क्योंकि उसमें जब जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो $1 मिलियन वाली लिमिट काम करेगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अगर है, तो उसके लिए बोला हुआ है इसने कि अगर कोई कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, अदर देन पाकिस्तान और नेशनल और बांग्लादेश का बंदा नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। नॉट बीइंग एन FPI, ठीक है, और वेंचर फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर में कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल LLP इन सेक्टर। तो उसने कहा कि वो FPI से या वेंचर कैपिटल से पैसा ना आ रहा हो तो वो पैसा LLP में पैसा लगा सकता है। कितना? 100% फॉर इन्वेस्टमेंट अंडर ऑटोमेटिक रूट विद नो FDI लिंक परफॉर्मेंस। तो LLP के लिए वो FDI वाला कॉन्सेप्ट ना लेकर के उसने सीधे बोला हुआ है कि 100% क्या है, बाहर से पैसा उसमें लगाया जा सकता है, ठीक है। और वो ऐसा भी कर सकता है कि जो उसके कहाँ पैसा पड़ा हुआ है, NRE और FCNR में जो पैसा पड़ा हुआ है उससे भी वो कर सकता है, ठीक है। कन्वर्टेबल नोट्स को एक्वायर करना, मैंने बोला था कि ये वो नोट हैं जो फ्यूचर में आके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? इक्विटी में, इक्विटी में। तो उसने कहा हुआ है कि ऑफ एन इंडियन कंपनी ऑन रिपेटिशन कैन ट्रांसफर बाय सेल और गिफ्ट 20%। तो उसके लिए वो क्या कर सकता है कि वो किसी भी गिफ्ट एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को क्या कर सकता है? गिफ्ट कर सकता है सेल। किसको? बाहर के बंदे को। देखो, NRI OCI को इन कामों के लिए हम कहाँ का बंदा मान रहे हैं? बाहर का, बाहर का ही मान रहे हैं। बाहर वाला मानते हुए इसीलिए वो उन चीजों को किसी बाहर वाले को भी क्या कर सकता है? गिफ्ट सेल या गिफ्ट कर सकता है, ठीक है। तो प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर फॉर ट्रांसफर इन सेक्टर रिक्वायरिंग, तो कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती, तो वहां पर आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। एक्विजिशन ऑन आ स्टॉक एक्सचेंज रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ एग्रीगेटेड NRI सेक्टर लिमिट। अगर मान लिया आप क्या करेंगे, आपकी जो लिमिट बना रखी है उस लिमिट से क्या हो जा रहे हैं? ब्रीच कर रहे हैं, उस लिमिट को ब्रीच कर जा रहे हैं, तो देन उसको क्या करना पड़ेगा? अगर उसने ज्यादा ले भी ली है सिक्योरिटीज तो उसे कितने दिन के अंदर सेल करनी पड़ेगी? 5 ट्रेडिंग डेज, 5 ट्रेडिंग डेज। ठीक है। और किसको? वो से जो एलिजिबल बेचनी पड़ेंगी, पर्सन, किसको बेचनी पड़ेंगी? एलिजिबल पर्सन रेसिडेंट इन इंडियन वाले को, ठीक है, एलिजिबल रेजिडेंट इन इंडिया को, ठीक है। और
जो भी उसके पास रिपेट्रिएशन बेसिस पे कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है उसका ट्रांसफर के लिए बोला। तो उसने कहा है कि सेल टू ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया सब्जेक्ट टू, जो बाहर वाले बंदे ने एक्वायर किया हुआ उसको कहाँ बेचेगा वो, बाहर वाले बंदे को, ठीक है। सेल टू कंपनी ट्रस्ट पार्टनरशिप आउटसाइड एंड ओन्ड बाय कंट्रोल एनआरआई टू ए नॉन रिपीटिशन बेसिस। तो जिसको भी सेल करेगा, पहली वाले में तो बोला हुआ उसने किसको बेचेगा, वो जो बंदा कहाँ का है, आउटसाइड इंडिया वाला है, रेजिडेंट है लेकिन आउटसाइड इंडिया का है, ठीक है, उसको। और दूसरे में बोला हुआ है वो जिसको भी देगा वो कैसे बेसिस देगा, ऑन, Non repatriation. अगर वो इनको देता है, किनको, कंपनी को, ट्रस्ट वगैरह देता है तो वो नॉन रिपेटिशन, गिफ्ट कर सकता है। और सेल ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, वो किसी स्टॉक एक्सचेंज में भी क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। कैन सेल कैपिटल इंस्ट्रूमेंट और यूनिट ऑन ए, जैसे एनएससी बीएससी होते हैं ना, वहाँ पे ट्रेडिंग होती है, वहां कर सकता है, ठीक है। उसे प्राइसिंग गाइडलाइन, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग की क्या करनी पड़ेगी, एडहेयर करनी पड़ेगी, यानी पालन करना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी एज ए गिफ्ट टू ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड, कि बाहर के बंदे को वो क्या कर सकता है, गिफ्ट, और वो गिफ्ट भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ तो उसने बोला हुआ स्टॉक एक्सचेंज में सेल करने की बात, यहाँ कह रहा है किसी को गिफ्ट करने की बात बोली, तो उसने बोला हुआ of an Indian company on a non-repatriation basis may transfer the securities to a person resident outside India as a gift with prior RBI. चलो बताओ, पहला आंसर बताओ। Cannot be freely repatriated outside India. एनआरओ अकाउंट सर। NRO, बाकी सब में फ्रीली है, क्यों, क्योंकि बाकियों में सब में सोर्स कहाँ से है पैसा, सबका सोर्स बाहर से है, सब बाहर जा Out- सकता है। Outside India. और लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर जो है, फैसिलिटी फॉर एक्विजिशन प्रॉपर्टी फॉर लॉन्ग टर्म इंडिया अवेलेबल फॉर सिटी, किन के लिए अवेलेबल है, अफगानिस्तान, म्यांमार, म्यांमार के लिए है। Hmm. बाकी ये तीनों नाम अफगानिस्तान पे है ही नहीं, आए थे वहां पे, म्यांमार का नाम वहां पर नहीं आया नहीं था। आया। सिटीजन कैन नॉट ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट प्राइव, हाँ बताओ, कहाँ के ईरान। लोग, सीरिया, कौन सा नाम नहीं आया था, ईरान का नाम तो आया था वहां पे, शायद हांगकांग नहीं होगा, हांगकांग सब हांगकांग नहीं, मतलब ये बेसिकली वो कंट्रीज हैं जो थोड़ी सी डिस्टर्ब कंट्री है, टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व वगैरह है ना, ठीक है। चलो अगला, इन्वेस्टमेंट में सेकंड वाला परसेंटेज क्लियर नहीं हुआ सर। है। सेकंड क्वेश्चन सर क्लियर नहीं हुआ मतलब। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि ये जो लॉन्ग टर्म वीजा लेकर के कोई इंडिया आया, वो कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, तो वो केवल कौन है, म्यांमार वाला। बाकी कोई भी एलटीवी के साथ आया है तो इसको आरबीआई से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेपाल में हो सकता है ना सर, है? नेपाल। नहीं, नेपाल के लिए परमिशन बोला हुआ है ना। नेपाल, अभी एक पैराग्राफ आया था जिसमें नेपाल का नाम भी था, अभी दिखाऊंगा, दोबारा दिखाऊंगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इज नॉट प्रोहिबिटेड, तो कौन नहीं है बताओ, किसके लिए प्रोहिबिटेड है, निधि के लिए प्रोहिबिटेड है, रिटेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो जहाँ पे कंट्रियों के नाम आए थे ना, जेआईबी वालों, ये लॉन्ग टर्म वीजा आया था उनके साथ। फैक्ट वाला टॉपिक है,
और एक एक लाइन हमने पढ़ ली है। रिवीजन जरूरी है, अभी तो छोटा रिवीजन, एग्जाम टाइम में एक नज़र जरूर मारना, क्योंकि ये जो 8, 9, 10 3 यूनिट है, मुझे लगता है इस यूनिट में से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके जरूर वहां पर आ सकते हैं। और CIB वालों, आपका कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का टॉपिक है ये, जो आपकी ए मॉड्यूल है, ए मॉड्यूल में से एक केस स्टडी हो सकता है, इस तरह की कोई भी वहां पर आ जाए। ये है देखो, प्रोहिबिशन एक्विजिशन ऑफ ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें लिखा हुआ है, देखो लिखा है हमने पास। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसमें अफगानिस्तान, म्यांमार चाइना, नहीं है, ईरान। ठीक है। चलिए ठीक है, अगली क्लास हमारी नाइट में होगी, 9:15 पर, ठीक है। जो लोग छुट्टी में हैं, थोड़ा सा किताबों की धूल झाड़ें, JIB वाले टाइम देना शुरू करें, ठीक है। चलो अच्छा, क्लास ठीक का है। लिंक, यूट्यूब लिंक काम नहीं कर रहा है। तो हाँ, कुछ मैसेज तो आया था, क्यों नहीं कर रहा है काम? लिंक गलत तो नहीं दे दिया कहीं? नहीं काम कर रहा, लिंक गलत दे दिया होगा। आपको जो लिंक दिया है, ये 45 पर नहीं, लिंक तो सही दिया हुआ। कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ तो दिखा रहा सब कुछ। यहाँ तो दिखा रहा है चल रहा है सब कुछ। चलो अभी 15 मिनट में इसको अपडेट कर देंगे कोर्स में, तो नहीं क्यों दिक्कत कर रहा है। यहाँ तो देखो सब कुछ दिखा रहा है कि 1 घंटा 8 मिनट की क्लास हो रखी है, देखो। कुछ YouTube की तरफ से गड़बड़ लग रही है मुझे, ठीक है। चलो